गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 यानी कि मोशंस ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम इस चैप्टर 3 में ये पढ़ेंगे कि अर्थ के मोशंस कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप से होते हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं और उनसे क्या क्या इम्पैक्ट होता है और कॉजेज होते हैं। तो चलिए चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली हम सबको पता है कि जो अर्थ है उसकी बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन, और जो कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन के नाम से होता है। तो पहला है रोटेशन, जिसको हम कहते हैं इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो ये बहुत एक स्टेटमेंट है जो कि कहता है कि जो रोटेशन है वो क्या है, कि जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस में मूवमेंट कर रही है, रोटेट हो रही है, उसको हम कहेंगे रोटेशन। वैसे ही द मूवमेंट of the earth around the sun is fixed in a fixed path or orbit is called revolution। तो ये इसी स्टेटमेंट में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कि रिवॉल्यूशन क्या है, कि ऐसा मूवमेंट जो अर्थ सन के ऑर्बिट में कर रही है, इन ऑर्बिट, उसको हम रिवॉल्यूशन कहेंगे। दूसरा कि जो वो मूवमेंट कर रही है वो एक फिक्स्ड पाथ में कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिक्स्ड पाथ है उसका। तो रोटेशन का मतलब क्या है, कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस में ही घूम रही है, और रिवोल्यूशन मतलब कि वो जो अर्थ सन है वो उसके ही एक फिक्स्ड पाथ में रिवोल्यूट कर रही है, उसको हम कहेंगे रिवोल्यूशन। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये दो टाइप्स के मोशंस थे अर्थ के, इन्हीं को हम आगे जानेंगे। इसके बाद है द एक्सिस ऑफ द अर्थ। जो एक एक्सिस बनती है अर्थ की वो है एक इमेजिनरी लाइन, मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो बेसिकली जैसे आप इस वाले डायग्राम में देखेंगे फिगर 3.1 में, तो इसमें कि अर्थ ऑर्बिटल का ये प्लेन जो बना रखा है सिंगल लाइन, तो यहाँ से अगर हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो हम देखेंगे कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायग्राम बन रखा है वो 66.5 डिग्री पे है। तो और जो बच गया 90 डिग्री से हमने माइनस किया तो 23.5 डिग्री बच गया, वो अलग से बनती है। तो यानी कि जो इसमें कहा है जो एक्सिस है अर्थ की 66.5 डिग्री, वो ऑर्बिटल प्लेन से बनती है। कभी कभी ना ये लोग क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, स्टेटमेंट चेंज हो जाती है क्या, कि जो 66.5 डिग्री बन रहा है वो ऑर्बिटल प्लेन में ना बन के वो नॉर्मल प्लेन में बन रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है। दूसरा कि जो 66.5 डिग्री है वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ बन रही है। तो वही द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। फिर इसके बाद लिखा है द अर्थ रिसीव द लाइट फ्रॉम द सन एंड ड्यू टू द स्फेरिकल शेप, हमारे अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, जियर्ड है, ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस अ डे while other experience the night। सही बात है कि आधा जो सूरज जब हमें लाइट देगा तो वो वाले पोर्शन को हम डे बोलेंगे, और जिसमें वो लाइट नहीं देगा तो रात होगी। फिर इसके बाद यही जो एक सर्कल है जो डिवाइड करता है डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की डेफिनेशन क्या है, कि बेसिकली एक तरीके का एक एक्सिस है या सर्कल है जो डिवाइड करता है डे और नाइट को ऑन ग्लोब में। तो बेसिकली एक ग्लोब है, उसमें हमने एक्सिस खींच दी, ये एक सर्कल खींच दिया फॉर एग्जांपल। तो मान लो यहाँ पे डे है, ये नाइट है, डे और नाइट। तो ये जो लाइन हमने खींची है, जो सर्कल हमने डिज़ाइन किया है, इसको हम कहेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जो सर्कल है, सर्कल जो डिवाइड करता है डे फ्रॉम द नाइट को ग्लोब में, उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। और ये जो सर्कल है ये कोइंसाइड नहीं करता है विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। सही बात है, ये देखो ये इन लोगों ने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की लाइन बनाई है, यहाँ पे लाइट आ रही है तो तो जो डे होगा वो यहाँ पे हो रहा है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के, और जहाँ लाइट नहीं आ रही है वहाँ पे नाइट है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, कि सर्कल जो डिवाइड करता है डे और नाइट को, उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। और वही सर्कल जो कोइंसाइड भी नहीं करता है उस एक्सिस में कभी भी। अब एक सवाल है, और ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, कि अगर क्या होगा जब अर्थ जो है, वो हमने पढ़ा था कि रोटेशन क्या होता है। अब ये सवाल है कि जो अर्थ है वो कभी रोटेट ही नहीं करे तो क्या होगा। तो आप खुद देखो कि जो अर्थ है वो अपने सिंगल एक एक्सिस में जैसे है वैसे ही रहे, वो कोई स्टैंड बाय में रहे, वो रोटेट हो ही ना। तो उससे क्या होगा कि जो पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन है वो हमेशा डे एक्सपीरियंस करेगा, और जो बाकी का बचा हुआ दिन है, का बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है वो हमेशा नाइट ही देखेगा।
तो bringing continuous warmth to the region, the other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. तो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इससे दो आंसर्स मिलते हैं कि अगर मान लो अर्थ रोटेट नहीं हो रही है, तो अर्थ रोटेशन से क्या होगा कि जहाँ पे लाइट आ रही है वहाँ पे डे होगा, तो वहाँ धूप ही धूप होगी। अब धूप होगी तो मतलब गर्मी ज़्यादा बनेगी, गर्मी ज़्यादा हो रही है तो अब इंसान एक लिमिट पे ही रह पाएगा, हॉट टेम्परेचर पे। अब वैसे ही जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है तो वहाँ पे क्या होगी, नाइट होगी। नाइट में क्या होगा, ठंडा होगा मौसम वहाँ का। जब ठंडा होगा तो कोल्ड होगा, इतने एक्सट्रीम कंडीशन में भी इंसान नहीं रह पाएगा। तो यही कहाँ पे कहा गया है कि जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस में। अब यहाँ पे जो ब्लू पॉइंट है ना, ब्लू बॉक्स में दिख रहा है ड्यूनो में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे एक स्टेटमेंट बन भी सकता है क्या, कि जो आर्यभट्टा एक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने स्टेट किया था अपनी एक रिसर्च में कि जो अर्थ है, द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो अर्थ है वो खुद की अपनी एक्सिस में घूमता है और अर्थ जो है वो राउंड है। लेकिन हमें पता है कि अर्थ जो है वो राउंड नहीं है, लेकिन अर्थ जियर्ड शेप में। तो ये हमें पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट वन में अगर उसने पूछ लिया कभी कोई एग्जाम ने कि आर्यभट्ट ने बताया था, आर्यभट्टा भी नहीं बोलेगा, वो ऐसे बोल देगा कि इन एंशियंट टाइम में जो अर्थ थी वो राउंड थी, फिर बाद में मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो जियोइड शेप में आई है। तो इस ये स्टेटमेंट्स ऐसे पूछ सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अर्थ पहले राउंड थी लेकिन वो राउंड नहीं थी। वो बाद में जब मॉडर्न थ्योरीज आई, जब बाद में रिसर्च हुई, तो पता चला कि जो अर्थ है वो एक जियोइड शेप में है। अब बात आते हैं सेकंड मोशन का। तो जो सेकंड मोशन है, द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। हमने अभी रिवोल्यूशन पढ़ा था। अब बेसिकली हमें पता है जो रोटेशन है वो 24 घंटे का होता है, एक दिन का। अब जो रिवोल्यूशन है वो कितने दिन का होगा, वो होता है 365.5 1/4 days, यानी 1 year to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. हम लोग बस अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने इजीनेस करने के लिए 365 डेज ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 365 इन 1/4 days। ये एक डायग्राम है जो कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ और सीजन्स देता है कि मतलब ये सन है, और सन के बाद पहले यहाँ ऑटम आ रहा है, ऑटम के बाद ये विंटर है, फिर स्प्रिंग है, फिर समर आ रहा है। तो ये हमें इसमें बेसिकली हमें डेट्स याद करनी होती हैं। जैसे समर सोल्स्टिस में लिखा है 21 जून, फिर विंटर में आएगा 22 दिसंबर, ऑटम में 23 सितंबर है, वैसे 21 मार्च स्प्रिंग में है। और ये हम अभी आगे पढ़ेंगे भी। और अब आगे पढ़ते हैं, तो 6 आवर्स जो भी अभी हमने 1/4 पढ़ा था, तो उसमें क्या है, जो 6 आवर्स बच रहे हैं सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे 24 आवर्स ओवर अ स्पैन ऑफ 4 years। तो 4 साल में हम जब ऐड करते हैं तो 24 घंटे बन जाते हैं, और हमें पता है 24 घंटे यानी एक दिन। तो जब वो एक दिन हम लोग बाद में ऐड करते हैं 4 साल बाद, वो हम मंथ ऑफ फेब में ऐड होता है, और वही एवरी 4th ईयर फेब में जो है 29 डेज होते हैं इंस्टेड ऑफ 28 डेज। और यही जब 365 से 366 डेज हो जाते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं लीप ईयर। तो बेसिकली हमें फिगर से ये क्लियर होता है कि जो अर्थ है इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिटर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सन है वो किस ऑर्बिट में है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। उसके आगे हम पढ़ते हैं, तो जैसे ये एक साल होता है हमारा, वन रिवोल्यूशन, तो वो बेसिकली ना डिवाइड किए जाते हैं कुछ स्टेज में या कुछ सीजन में। जैसे समर हो गया, विंटर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ऑटम हो गया। और ये जो सीजन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो स्टेटमेंट लिखी है इन्होंने एनसीईआरटी में, कि सीजन्स जो हैं चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। यानी कि ये स्टेटमेंट ही रिवोल्यूशन है। तो ये बात हमें पता होना चाहिए कि रिवॉल्यूशन के वजह से ही वो सीजन्स में चेंजेस आते हैं। जो सीजन्स चेंज हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रहा है, तो वो हर बार अपनी अलग अलग लोकेशन में सन प्रोवाइड करेगा लाइट अपनी। तो वो जब लाइट प्रोवाइड कर रहा है उसकी वजह से सीजन्स चेंज आ रहे हैं। तो जब चेंजेस आ रहे हैं तो वो किसकी वजह से आ रहे हैं, रिवॉल्यूशन ही तो हो रहा है इसमें। तो यही बात है। तो अब इससे डायरेक्टली ये स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि रिवॉल्यूशन जो है वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। तो ऑप्शन इज राइट, स्टेटमेंट इज राइट। तो हमें इस तरीके से अपना दिमाग चलाना है। अब बात करते हैं 21 जून की। अब 21 जून को ऐसा क्या होता है, 21 जून को क्या होता है, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन।
द रेज ऑफ द सन डायरेक्टली फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने पहली वाली लाइन में पढ़ा था कि वो जो लैटिट्यूड्स होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, तो उसमें डायरेक्टली सन अपनी लाइट्स को ज़्यादा फॉल करता है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में उस दिन ज़्यादा गर्मी होती है। तो वो किस दिन होती है? 21 जून को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? देखो उसमें लिखा भी है, दीज रेज रिसीव मोर हीट, द एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग। क्योंकि वहाँ पे डिग्री कम हो रही है, डिग्री कम हो रही है तो वो लाइट रेज जो है वो फैल रही है। जब लाइट रेज फैल जाएंगी तो वहाँ लाइट ही नहीं आएगी, ज़्यादा कम आएगी, हीट और लाइट दोनों ही। तो इसीलिए जो नॉर्थ पोल है is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months। वैसे ही फिर लार्ज पोर्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, अब टॉपिक ऑफ कैंसर का है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो वहीं पे ज़्यादा लाइट और हीट मिलेगी। तो वही लिखा है कि जो लार्जर पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का इज गेटिंग हीट और लाइट फ्रॉम द सन। इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर के नॉर्थ में क्या है? टॉपिक ऑफ कैंसर है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर में ही उस टाइम पे समर्स आ रही होंगी। तो वहाँ पे क्या है? द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। क्यों? देखो, अब गर्मी हो रही है, अब जब गर्म ज़्यादा होगा तो मतलब कि वहाँ दिन ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। अब दिन जब बड़ी होगी तो नाइट तो छोटी होगी ऑटोमेटिकली। तो वही बात कही गई कि लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट जो टॉपिक ऑफ कैंसर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है वो होती है 21 जून को। और इसी टाइम पे अगर हम देखें, अभी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कहानी हो गई, अब साउदर्न हेमिस्फीयर में इसी टाइम पे हम देखें 21 जून को तो क्या होगा? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। वहाँ पे रिवर्स हो जाएंगी। सही बात है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो रही है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होगी, साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होगी। तो इसके ये अपोजिट है, यानी कि रिवर्स हो जाते हैं। क्या होगा? वहाँ पे विंटर सीजन आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अभी सन कहाँ पे है? सन तो अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले को गर्म प्रोवाइड करेगा वो लाइट और हीट, और वैसे ही साउदर्न में क्या होगा? ठंडी होगी। अभी हमने पढ़ा था सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, वहाँ पे कोल्ड होंगी तो वहाँ पे विंटर सीजन चल रहा है। और वहाँ पे वही होगा, चेंज क्या? द नाइट्स जो है वो लंबी होंगी देन द डेज, और जो पोजीशन ऑफ द अर्थ है उसको हम कहेंगे समर सॉल्स्टिक। तो ये पता होना चाहिए कि जो समर सॉल्स्टिक है वो 21 जून को होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। वहाँ पे उस दिन लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट होती है। और अब बात करते हैं 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अब बात आ गई साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। 22 दिसंबर को होगा। क्या होगा इस दिन? डायरेक्ट सनरेज पड़ेंगी इस दिन यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउथ पोल जो है टिल्ट होगा टुवर्ड्स इट, और सनरेज जो है फॉल डायरेक्टली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। जो लार्जर पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लाइट मिलेगी, हीट मिलेगी, यहाँ पे गर्मी होगी उन दिनों, यानी कि इट इज़ समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज विद शॉर्टर नाइट्स। वही कहानी। तो द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वही अब हमने पढ़ा था कि जो रिवर्स होंगे अपोजिट हो जाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर। तो उसी पोजीशन को हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे विंटर सोल्स्टिस की। अब विंटर्स आ गई। तो अब यहाँ पे एक सवाल है कि डू यू नो दैट क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट होता है ऑस्ट्रेलिया में इन द समर सीजन। तो जो क्रिसमस है वो ऑस्ट्रेलिया में कब कब आता है? वो होता है समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर आती है बात 21 मार्च की और 23 सितंबर की, जिसको हम ऑटम ये सब कह रहे थे। तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट रेज जो हैं वो पड़ती हैं इक्वेटर में। तो ये बात हमें याद होनी चाहिए कि जो समर सॉल्स्टिक है और ये विंटर सॉल्स्टिक है वो एक साल में एक बार होएगा। वहीं पे ये जो ट्रॉपिक, ये कौन सा है? इक्वेटर। यहाँ इक्वेटर में 2 बार, साल में 2 बार ऐसा टाइम आएगा या डेट आएगी जिस दिन जो सन है वो डायरेक्टली फॉल करता है इक्विनोक्स में। देखो, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। इस दिन क्या है कि जो नीदर ऑफ द पोल्स जो है वो कहीं टिल्ट नहीं होते सन की ओर, और तो इसलिए होल अर्थ में एक्सपीरियंस होता है इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जाओगे तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी समर सॉल्स्टिक के नाम से, इसीलिए वहाँ पे गर्मियाँ होंगी, दिन बड़े होंगे। वहीं अब विंटर में आप चले जाओगे नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि रात लंबी हो जाएंगी। लेकिन अब अगर आप इक्वल में आ रहे हो, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, कहाँ आ रहे हो आप आ रहे हो बिल्कुल इक्वेटर में, 0 डिग्री लैटिट्यूड में। तो वहाँ क्या होगा कि दिन भी इक्वल नाइट भी इक्वल, जितना दिन है उतनी ही रात है। तो उसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, ज्योग्राफी की भाषा में, इक्विनॉक्स। और वैसे ही 23 सितंबर
इट इज़ ऑटम सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन हो रहा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में। वैसे ही अपोजिट होगा इन केस ऑफ 21 मार्च को, क्या कि जो स्प्रिंग होगी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी और जो ऑटम होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो इस समय क्या पता चलता है कि जो डेज और नाइट हैं जो चेंजेस हो रहे हैं सीजन के बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे मोशंस होते हैं अर्थ के वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि इन्हीं की वजह से दिन रात होती हैं। इसी की वजह से हमारे सीजन जो समर है, गर्मी है, ठंडी है, वो सब चेंज हो रहे होते हैं इन्हीं की वजह से। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अब हम इसके फटाफट से टिक द करेक्ट आंसर्स कर लेते हैं। जैसे कि इसमें पहला है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अभी हमने पढ़ा था। इंक्लिनेशन तो कुछ होता ही नहीं है। अब बचे रोटेशन और रिवोल्यूशन। हमने पढ़ा था रोटेशन क्या होता है कि अर्थ अपनी ही एक्सिस में मूवमेंट दे रही है, तो उसको हम कहेंगे रोटेशन। तो ये तो नहीं होगा। रिवोल्यूशन होगा, क्यों? क्योंकि रिवोल्यूशन क्या था कि अर्थ जो है वो सन के ऑर्बिट में मूवमेंट दे रहा है, वो भी कैसे, इन फिक्स्ड पाथ। तो ये बात हमें इंपॉर्टेंट है और ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है रिवोल्यूशन। फिर डायरेक्ट रेज ऑन द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। अभी हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्ट रेज हैं वो 3 जगह पड़ती हैं, इक्वेटर में पड़ती है और समर सोल्स्टिस के लिए पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, और विंटर में पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। तो ये दिसंबर वाला तो था नहीं, क्यों? क्योंकि दिसंबर में तो विंटर सोल्स्टिस है। फिर 21 जून, अब 21 जून को तो गर्मियों में आती है, यानी कि समर सोल्स्टिस, ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। इक्वेटर की तो बात ही नहीं हुई। तो इक्वेटर के लिए क्या बचा? 21 मार्च। हमने पढ़ा भी था कि 21 मार्च और 23 सितंबर, तो ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इक्वेटर में। उस दिन दिन और रात दोनों इक्वल होती हैं। फिर क्रिसमस, अभी हमने पढ़ा था, वो क्वेश्चन मार्क बन के आया था। ये जो क्रिसमस है वो किस दिन सेलिब्रेट होता है? समर्स में। इंडिया में तो नहीं होता, इंडिया में तो रहा पता ही है हम सबको, विंटर्स में होता है। जापान में भी नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में होता है। फिर साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू, अभी हमने पढ़ा था सबसे लास्ट लाइन इस चैप्टर की, कि सीजन और डे और नाइट किसकी वजह से होते हैं? दिन और रात जब भी चेंज होंगे वो चेंज होंगे हमारे रोटेशन की वजह से। ठीक है, वैसे ही सीजन्स जो हैं वो चेंज होंगे रिवोल्यूशन की वजह से। तो ग्रेविटेशन तो कुछ होता ही नहीं है, रोटेशन की वजह से नहीं होंगे। बचा क्या? रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन की वजह से होंगे। रोटेशन की वजह से क्या होते हैं? डे और नाइट। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा, मोशन ऑफ द अर्थ। थैंक यू।